इस वीडियो में अपन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि विश्व के मानचित्र पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की स्थिति कहाँ है। तो आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसी को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं और ये पूरा विश्व का मैप है, विश्व का मानचित्र है। तो अपन इस वीडियो में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को समझेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अभी तक की वीडियोस में अपन ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा है। तो सबसे पहले अपन ने पेंजिया को देखा, फिर पेंथालसा को देखा, फिर अक्षांश देशांतर को देखा, फिर इंटरनेशनल डेट लाइन को देखा, ग्रीनविच मेरिडियन को देखा, और फिर अपन ने पोल्स को देखा, पोल्स कितने प्रकार के होते हैं इन्हें देखा। फिर अपन ने नॉर्थ अमेरिका को देखा, साउथ अमेरिका को देखा, अफ्रीका को देखा, यूरोप को देखा, एशिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, और इस वीडियो में अपन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को समझेंगे। तो ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं इसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें अन्य नामों से भी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। और इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद आप ये देखिए कि इसको डाउनवर्ड कॉन्टिनेंट की संज्ञा भी दी जाती है, डाउनवर्ड कॉन्टिनेंट। डाउनवर्ड कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा महाद्वीप जो निचला है, और इसको निचला महाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके कई ऐसे भाग हैं इस महाद्वीप के जो समुद्र के लेवल से नीचे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक एक भाग देखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जिसको कहते हैं डैनिमिंग ग्लेशियर। तो डैनिमिंग ग्लेशियर एक अंटार्कटिका का ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा महाद्वीप का भाग है जो समुद्र के लेवल से सर्वाधिक नीचे स्थान पर अवस्थित है। और डाउनवर्ड कॉन्टिनेंट की संज्ञा इसको इसीलिए दी जाती है क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र के स्तर से नीचे अवस्थित है। इसके बाद अपन देखेंगे कि इसको इस जो कॉन्टिनेंट की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। और 6000 मीटर होने के कारण ये विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जो जिसकी औसतन ऊंचाई सर्वाधिक है। तो दूसरा ये याद रखिएगा कि 6000 मीटर इसकी एवरेज एल्टीट्यूड है, एवरेज एल्टीट्यूड है। तीसरा आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट कहने के पीछे इसमें वजह यह है कि यहाँ जो अधिकांश महाद्वीप की सतह है वो बर्फ से ढकी रहती है। और दूसरी चीज कि यहाँ जो वर्षा होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है, यानी हिम वर्षा के रूप में होती है, जिसके वजह से इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट की संज्ञा भी दी जाती है। पांचवा याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है, डिजर्ट लार्जेस्ट।
विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है, क्योंकि यहाँ वनस्पति की अवस्थिति नहीं है। यहाँ वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण नहीं होता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक मरुस्थल की चर्चा अपन ने अफ्रीका को देखते समय किया था, जहां पर सहारा जो मरुस्थल है उसे अपन ने देखा था। लेकिन ये याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, बल्कि वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि जो अंटार्कटिका है वो शीत ऋतु का मरुस्थल है, और जो सहारा मरुस्थल है वो उष्ण ऋतु का मरुस्थल है। तो इतने चीजें इसके बारे में इम्पोर्टेंट थी। और छठी बात आप ये याद रखिएगा कि इसे कॉन्टिनेंट फॉर साइंस की भी संज्ञा दी जाती है। कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, कॉन्टिनेंट फॉर साइंस की संज्ञा इसे इसलिए दी जाती है क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो इस महाद्वीप के ऊपर शोध कर रहे हैं और अपनी अपनी लेबोरेटरीज को उन्होंने स्थापित किया है। इसी क्रम में भारत भी एक ऐसा देश है विश्व का जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में अपनी कई लेबोरेटरीज को स्थापित किया है। तो इसे देख लेते हैं कि भारत की लेबोरेटरीज कहां कहां पर स्थापित है। भारत की कुल 3 लेबोरेटरीज हैं जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थित हैं। सबसे यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत की पहली लेबोरेटरीज अंटार्कटिका की थी, उसे कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री और इसे 1981-82 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगी मैत्री भारत के द्वारा स्थापित की जाने वाली अंटार्कटिका में दूसरी एक लेबोरेटरी थी और इसको 1989 में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो तीसरी लेबोरेटरीज थी इंडिया की, उसे यहां पे स्थापित किया गया था, जिसे कहते हैं भारती। इसे 2012 में भारत के द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके बारे में शोध किया जा सके। अब अपन देख लेते हैं इसके कोस्टल रीजन को कि कौन से सागर महासागर अवस्थित हैं और कौन से पर्वत पठार हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर आप इंडियन ओशियन को देख रहे होंगे और यहां पर आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन को और यहां पर आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन को। तो ये अपने ओशियन हो गए। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पे ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज की चर्चा अपन ने तब किया था जब अपन साउथ अमेरिका को देख रहे थे। वहां पर ड्रेक पैसेज से संबंधित एक बिंदु आया हुआ था जिसे अपन ने समझा था। तो इधर देखेंगे ड्रेक पैसेज के इधर तो आपको साउथ अमेरिका दिखेगा।
ये सारी चीजें उसी व्यक्ति को समझ में आएंगी जो अभी तक की वीडियोस को देखा होगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो एक आइस सेल्फ है जिसको रोस आइस सेल्फ कहते हैं। अंटार्कटिका में ये यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वेडल सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रोस सी है। और यहाँ पर रोस आइस सेल्फ है। जैसा कि अपन ने चर्चा किया, ये ग्लेशियर है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक ग्लेशियर को देखेंगे जिसको कहते हैं लंबार्ड ग्लेशियर। लंबार्ड ग्लेशियर। लंबार्ड ग्लेशियर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको साउथ जियोग्राफिक पोल दिखेगा। साउथ जियोग्राफिक पोल। और आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर साउथ मैग्नेटिक पोल दिखेगा। साउथ मैग्नेटिक पोल। तो साउथ जियोग्राफिक पोल मतलब कि जियोग्राफिक पोल क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, इसकी चर्चा अपन ने नॉर्थ अमेरिका करने से पहले कर लिया था कि पोल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके पीछे कारण क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसे फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि साउथ जियोग्राफिक पोल जो है वो उसकी अवस्थिति कहीं और है और साउथ मैग्नेटिक पोल है उसकी अवस्थिति कहीं और है। ऐसा क्यों है? इसके सब शिफ्टिंग वगैरह को अपन ने नॉर्थ अमेरिका के पहले देख लिया था कि इसकी शिफ्टिंग कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो इसे फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन कहते हैं। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रांस अंटार्कटिका जो माउंटेन है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को दो बराबर भागों में लगभग बांटता है, जिसमें इसे कहते हैं नॉर्थ अंटार्कटिका, इसे कहते हैं नॉर्थ अंटार्कटिका, और इस वाले क्षेत्र को कहते हैं साउथ अंटार्कटिका। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को उत्तरी और दक्षिणी अंटार्कटिका में विभाजित करता है। तो वो है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन सिस्टम। अब अपन देख लेते हैं कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि एल्सवोर्थ लैंड है और एल्सवोर्थ जो माउंटेन है उसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहते हैं विंसन मैसिव। विंसन मैसिव। तो विंसन मैसिव जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक माउंटेन दिखेगा जिसको कहते हैं माउंटेन एरेबस। तो जो माउंटेन एरेबस है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की दूसरी हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है।
और दूसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे माउंट अरेबस जो है वो केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, एक्टिव वोल्केनो। तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके मिनरल्स की। तो देखिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के दृष्टिकोण से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन यहाँ पर एक मिनरल्स है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, कोल है, सभी तरह के यहाँ पर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसका खनन करना काफी जटिल है। जो ये मिनरल्स हैं इनका खनन दो वजह से नहीं किया जाता है। पहला ये कि ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो काफी फाउंडेशन स्थिति पर अवस्थित हैं, फाउंडेशन चट्टानों पर अवस्थित है। और दूसरा, और फाउंडेशन चट्टानों पर अवस्थित होने के कारण इनका जो खनन है वो काफी जटिल होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है, इसलिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो इनके खनन ना किए जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये क्षेत्र एक जलवायु दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके वजह से यहाँ खनन जैसी गतिविधि को निषेध किया गया है, जिससे जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ सके। तो अपन ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के लगभग सभी बिंदुओं को चर्चा कर लिया है। अब इसका सबसे गर्म और सबसे ठंडा क्षेत्र को देख लेते हैं। जो सबसे गर्म क्षेत्र है उसे आप यहां पर देखेंगे, एक है सिडनी स्टेशन। तो जो सिडनी स्टेशन है वो यहाँ का हॉटेस्ट प्लेस है, और इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो एक प्लेस है जिसको कहते हैं वोस्टोक। जो वोस्टोक है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। और ये सवाल यूपीएससी सीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे ठंडा जो स्थान है उसका क्या नाम है, कहां सर्वाधिक ठंड पड़ती है, तो वो स्थान है वोस्टोक। इसके अलावा जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से एक घटना है जो घट रही है, वो घट रही है ओजोन होल की। तो ओजोन होल जो है उसे सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ही ऊपर देखा गया था, और इसको सबसे पहले ब्रिटिश जो लेबोरेटरीज है उसने इस घटना के बारे में विश्व को अवगत कराया था। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ही ऊपर ओजोन होल पाया गया था, इसके पीछे वजह क्या है, तो ये वजह तब सामने निकल के आएगी जब अपन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को देखेंगे। तो वहां पर एक टॉपिक आएगा ओजोन होल से संबंधित, तो उस पे अपन इस चीजों को चर्चा करेंगे कि ये आखिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ही ऊपर ओजोन होल पाए जाने के पीछे मुख्य वजह क्या है। तो अब नेक्स्ट जो अपन चर्चा का बिंदु है उसे देख लेते हैं, आर्कटिक ओशियन रीजन को देख लेते हैं, और इसके बाद अपन इंडिया को चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो आप ओशियन देख रहे हैं इसे कहते हैं आर्कटिक ओशियन,
और ये एक पोलर रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ जियोग्राफिक पोल पाया जाता है। और जो जियोग्राफिक पोल है उसकी अवस्थिति जो है वो एक वर्चुअल है, ये जियोग्राफिकली लोकेटेड कहीं पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे देख सकते हैं। और पोल से संबंधित सभी बातों को अपन ने नॉर्थ अमेरिका के पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये जो आर्कटिक ओशियन रीजन है, इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आइस की, जो बर्फ की चट्टानें होती हैं, उनकी मोटाई लगभग 3 मीटर तक भी होती है। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वेजिटेबल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। टेबल, हालांकि कुछ जगह पर, आर्कटिक ओशियन रीजन के कुछ जगह पर मॉसेस और लाइकेन से संबंधित वनस्पति का विकास हुआ है। कुछ जगह पर आप मॉसेस और लाइकेन को देख सकते। मॉसेस एंड लाइकेन। तीसरा ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से पोलर बियर पाए जाते हैं। पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू जो हैं वो, उनकी अवस्थिति उन्हें आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन रीजन में। चौथा आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो यूएसए का अलास्का है, यहाँ पर ऑयल एंड गैसेस के रिजर्व हैं, ऑयल एंड गैसेस के रिजर्व हैं। और इसके अलावा आप जो रशिया के कोस्टल रीजन पर देखेंगे, तो रशिया के कोस्टल रीजन पर, यानी यहाँ पर ऑयल एंड गैसेस के रिजर्व आपको मिलेंगे। अब आर्कटिक ओशियन रीजन के सबसे ठंडे क्षेत्र के बारे में अपन समझ लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आर्कटिक ओशियन रीजन भी उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अभी तक की वीडियोस को देखा होगा। तो आप यहाँ पर एक जगह देख रहे हैं वर्खोयांस। तो वर्खोयांस जो है वो आर्कटिक ओशियन रीजन की जो है सबसे ठंडी जगह है, उनमें से सर्वाधिक ठंड वर्खोयांस में ही पड़ती है, यानी कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस है। तो अभी तक की वीडियोस में अपन ने विश्व के मानचित्र को समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इंडिया को समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है।